गुड इवनिंग बच्चों। आज हम जेनेटिक्स की क्लास का पार्ट 2 करेंगे और मैं अब आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। और बच्चों, कल की क्लास में जो हमारा पार्ट 1 था जेनेटिक्स चैप्टर का, उसमें हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे, एक तो हमने वेरिएशंस स्टडी किया था। वेरिएशंस जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन एक्यूमुलेट कैसे होते हैं, हमने ये डिस्कस किया था। फिर हमने ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो कैरेक्टर्स का या ट्रेड्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है, हमने ये डिस्कस किया था। और ये ट्रेड्स का इनहेरिटेंस मेंडल ने स्टडी किया था। तो हमने मेंडल के बारे में स्टडी किया और फिर मेंडल ने कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करके रूल्स प्रपोज किए इनहेरिटेंस के लिए, हमने ये बच्चों डिस्कस किया था। आज हम इसका जेनेटिक्स चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बच्चों कर लिया था, अब आज हम कंटिन्यू करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बच्चों सबसे पहले आप ये देखो कि ये टाइटल इस स्लाइड का क्या कहता है। देखो, व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ अ टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स एंड शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स। तो यहाँ बच्चों हम कैसा प्लांट ले रहे हैं, हमारे पास एक प्लांट है और ये प्लांट कैसा है बच्चों, इसकी हाइट कैसी है, ये टॉल है ना। और इसके जो सीड्स हैं वो कैसे हैं, इसके सीड्स राउंड है। तो हम यहाँ बच्चों दो कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी कर रहे हैं। कौन से दो कैरेक्टर्स, एक तो हमने प्लांट का हाइट लिया और दूसरा कैरेक्टर है बच्चों सीड का शेप, कि सीड का शेप कैसा है। और ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा प्लांट है ना, प्लांट 2। तो ये जो प्लांट है ये हमारा कैसा है बच्चों, ये शॉर्ट प्लांट है और इसके सीड्स कैसे हैं, रिंकल्ड। तो हमारे पास बच्चों दो प्लांट्स हैं और इन दोनों प्लांट्स में हमारे दो कैरेक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं। और ये दोनों कैरेक्टर्स में एक हाइट में दो फॉर्म्स हैं, एक टॉल और शॉर्ट। ऐसे ही बच्चों सीड शेप, तो सीड शेप के भी बच्चों दो फॉर्म्स हो गए, कुछ सीड्स राउंड शेप के हैं और कुछ सीड्स रिंकल्ड शेप के हैं। ठीक है। तो जब हम एक क्रॉस कराते हैं, एक क्रॉस करा रहे हैं किसके बीच में बच्चों, बिटवीन टू प्लांट्स, और इन दोनों प्लांट्स के बीच में जो क्रॉस हो रहा है इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम। तो एक बात क्या इंपॉर्टेंट है डाईहाइब्रिड क्रॉस में, हम क्रॉस करा रहे हैं बिटवीन टू प्लांट्स और इन प्लांट्स में बच्चों दो कैरेक्टर्स डिफरेंट है विद टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो इस केस में बच्चों हम ऐसे क्रॉस को क्या बोलते हैं, ऐसा क्रॉस होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब चलो इस क्रॉस को बच्चों करते हैं। अब इसको हमें इसमें रेशोज कैसे बतानी होती हैं, कैसे हम गैमीट्स बनाते हैं, ये हमें प्रोसेस पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बच्चों 5 मार्क्स में आता है। तो बोर्ड के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें आपको गैमीट्स और आगे जनरेशन्स में रेशोज क्या होती हैं वो हमें बताना होता है। तो अब हम एक डाईहाइब्रिड क्रॉस कैसे हमें एग्जाम में करना है उसको देखेंगे। तो बच्चों हम प्लांट लेते हैं। तो एक प्लांट है जिसके सीड्स राउंड हैं और येलो कलर के। तो हमारा ये एक प्लांट है, पेरेंट प्लांट, जिसके सीड्स बच्चों राउंड हैं और येलो हैं, कलर येलो है। तो दो कैरेक्टर हो गए बच्चों, एक तो हो गया सीड शेप और एक सीड कलर। ऐसे ही हमने दूसरा प्लांट लिया जो कैसा है, जो रिंकल्ड
सीड्स प्रोड्यूस करता है और उसके सीड्स का कलर कैसा है, ग्रीन है। तो बच्चों यहाँ हमने दो कैरेक्टर्स लिए हैं। कौन से दो कैरेक्टर्स, एक है हमारा सीड शेप और दूसरा कैरेक्टर है हमारा कौन सा बच्चों, सीड कलर। तो क्योंकि दो कैरेक्टर्स हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं, ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब यहाँ बच्चों कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो दो फैक्टर्स, तो अगर एक कैरेक्टर सीड शेप है तो इसके लिए दो फैक्टर्स हम ले लेते हैं। राउंड के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर। बच्चों हमेशा पेयर में लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर। क्यों लिखना है, क्योंकि हमारे पास हर कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर होते हैं। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, इसको गलती नहीं करनी इसमें कि हम केवल एक लिखेंगे। हमें यहाँ दो फैक्टर्स लिखने हैं, और दो फैक्टर्स इसलिए क्योंकि हमारे पास हर कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर हमें हमारे फादर से मिलता है, एक हमें मदर से मिलता है, मतलब एक पैटर्नल है एक मैटरनल है। ऐसे ही बच्चों येलो सीड कलर के लिए, तो येलो सीड कलर को हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सीड कलर के लिए भी तो दो फैक्टर होंगे ना, एक पैटर्नल होगा मतलब फादर से मिला हुआ, और एक कैसा होगा, मैटरनल होगा। अब बच्चों दूसरे प्लांट के लिए रिंकल्ड, तो दो जो हमने कैरेक्टर्स लिए उसमें एक सीड शेप है बच्चों। तो अगर हम राउंड को कैपिटल आर से शो कर रहे हैं तो हम रिंकल्ड को आर के ही स्मॉल लेटर से शो करेंगे। तो रिंकल्ड को हम स्मॉल आर लिखेंगे। और ग्रीन को हमने सीड कलर को किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल वाई से, येलो को कैपिटल वाई से। तो ग्रीन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल वाई। तो बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ये जो हम क्रॉस करा रहे हैं इसमें हमने दो प्लांट्स लिए। एक प्लांट का जीनोटाइप मतलब उसके फैक्टर्स का कंपोजिशन कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और दूसरे प्लांट का स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये बच्चों क्या है, ये है पेरेंट प्लांट्स, दीज आर पेरेंट प्लांट्स। और जब इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो जो F1 जेनरेशन है, जो फर्स्ट जेनरेशन प्लांट्स बनते हैं, वो सब कैसे होते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक कैपिटल आर और यहाँ से एक स्मॉल आर। तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ बच्चों कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर पर, मतलब यहाँ जो होता है बच्चों, जो F1 जेनरेशन के हमें प्लांट्स मिलते हैं, इनमें सारे प्लांट्स में राउंड सीड होता है और सीड्स का कलर येलो होता है। तो हमें F1 जेनरेशन में क्या मिले, राउंड येलो सीड्स, ठीक है। तो अगर हमें फर्स्ट जेनरेशन में राउंड मिला, रिंकल्ड नहीं मिला, तो हम क्या बोलते हैं कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, मतलब राउंड कैरेक्टर इज डोमिनेंट। और यहाँ क्या मिला, येलो। क्रॉस तो येलो और ग्रीन के बीच में कराया था ना, बट F1 जेनरेशन में हमें मिला क्या बच्चों, येलो। तो हम कह सकते हैं कि येलो डोमिनेंट है। तो ये हमारे कौन से प्लांट्स हैं, F1 जेनरेशन प्लांट। ये है बच्चों F1 जेनरेशन। तो F1 जेनरेशन प्लांट्स में हमें क्या मिलता है, सारे प्लांट्स राउंड येलो मिले। तो हम इससे कह सकते हैं क्या, कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। और ऐसे ही बच्चों येलो क्या है, येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। और अब हमें बच्चों क्या करना है, देखो F1 जेनरेशन में हमने कल की क्लास में भी बच्चों डिस्कस किया था कि जब हमें F1 प्लांट्स मिलते हैं तो F1 जेनरेशन प्लांट्स के बीच में हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, मतलब हम उनके बीच में नेचुरली पॉलिनेशन होने देते हैं, हमने कोई आर्टिफिशियली क्रॉस नहीं कराया। तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन होने देंगे।
तो एक मेल पेरेंट होगा, एक फीमेल पेरेंट होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन। ये बच्चों इंपॉर्टेंट होता है बताना कि हम क्या करा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ क्रॉस नहीं हो रहा है। फर्स्ट टाइम पेरेंट प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया गया, बट उसके बाद क्या होता है, हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और ये प्लांट बच्चों कैसा है, इसका फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ बच्चों ये 4 टाइप्स के गैमीट्स बना सकता है। क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? देखो, जब ये फैक्टर्स अलग होंगे तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है। देखो कैसे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। हमें आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे? कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है, ऐसे ही स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो इस 4 कॉम्बिनेशन के गैमीट्स बनेंगे। ऐसे ही बच्चों जो दूसरा पेरेंट है वो भी 4 टाइप्स के गैमीट्स बनाएगा। ये कौन से 4 टाइप्स? दोबारा से लिखेंगे। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो दोनों पेरेंट्स बच्चों ये 4 टाइप्स के गैमीट्स बनाएंगे। तो गैमीट्स का कॉम्बिनेशन बच्चों, इस केस में हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लेने हैं। जैसे एक बार कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब बच्चों हम इसका क्रॉस बनाएंगे, है ना? तो क्रॉस बनाने के लिए हमें रेशोज लिखनी है। अब एक काम करते हैं, क्रॉस बनाते हैं। क्रॉस के लिए बच्चों हमारे पास देखो दोनों पेरेंट्स 4 टाइप्स के गैमीट्स बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पर 4 रोज बनानी है और 4 कॉलम्स बनाने हैं। हम यहाँ बच्चों 4 रोज बनाएंगे और 4 कॉलम्स बनाएंगे। और 4 क्यों बनाए हमने? 4 कॉलम्स और 4 रोज क्यों बनाते हैं? क्योंकि हर पेरेंट 4 टाइप्स के गैमीट्स बना रहा है। अब मैं ये गैमीट्स को दूसरे कलर से लिखती हूँ। यहाँ बच्चों देखो, एक पेरेंट के गैमीट्स क्या हैं? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और दूसरे पेरेंट के गैमीट्स को हम यहाँ लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बच्चों हम इनको मैच करते चलेंगे, जैसे ये वाला इसके साथ। तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। बच्चों इस क्रॉस को आप साथ में बनाना और इस क्रॉस को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो ये वाला गैमीट हम इसके साथ मैच करेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो बच्चों ये वाला इसके साथ, तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर इसको इसके साथ मैच करेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और बच्चों यहाँ देखो, अब इसको हम इन सब के साथ एक एक करके मैच करेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो ये वाला बच्चों इसके साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इसको इसके साथ, तो ये बनेगा बच्चों कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको इसके साथ, तो ये होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर बच्चों इसको इसके साथ, इसको इन चारों के साथ मैच करना है। आई होप आप लोग साथ साथ बना रहे हो। ये कैपिटल वाई। फिर बच्चों इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
फिर ये इसके साथ, तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसको मैच करो बच्चों, ये होगा, हम कैपिटल को बच्चों पहले लिखते हैं, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर देखो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर बच्चों इसको इसके साथ में मिलाएंगे तो ये होगा हमारा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर बच्चों इसको स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो आई होप बच्चों ये समझ में आया कि अब हम इस क्रॉस को पूरा कैसे करेंगे। तो आपको ये जो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दोनों पेरेंट्स से मिल रहे थे, इनको हम यहाँ कॉलम्स में और रोज में करके मैच करके पूरा करेंगे। अब बच्चों हमें इसमें बताना होता है कि फिनोटिपिक रेशो क्या है। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे प्लांट्स बन रहे हैं। अब एक काम करते हैं, मैं डिफरेंट कलर से इनको बताती हूँ। देखो पहले आप फर्स्ट प्लांट को देखो, इस प्लांट को, यहाँ कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। अगर कैपिटल आर है तो राउंड होगा और कैपिटल वाई है तो येलो होगा। तो ये पहला वाला बच्चों कैसा होगा, राउंड और येलो। ठीक है, अब आप इसको देखो, तो अब एक काम करते बच्चों, यहाँ नंबर लिखते चलते हैं। जैसे राउंड येलो हमें कितना मिल गया, ये फर्स्ट वाला राउंड येलो है। ठीक है, दूसरे वाले को देखो, यहां भी बच्चों कैपिटल आर है ना, तो राउंड, और एक कैपिटल वाई है। अब येलो डोमिनेंट होता है ग्रीन के ऊपर, तो एक वाई भी प्रेजेंट होगा कैपिटल वाला, तो ये येलो हो जाएगा। तो दूसरा वाला भी बच्चों कैसा होगा, राउंड येलो। तीसरे वाले को देखो, यहां भी कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक तो कैपिटल आर है ना, तो राउंड होगा, और वाई कैपिटल वाई है मतलब येलो, तो ये भी कैसा होगा, राउंड येलो। तो थर्ड वाला राउंड येलो। फोर्थ वाले को देखो, फोर्थ वाला भी बच्चों कैसा होगा, राउंड, क्योंकि एक कैपिटल आर है। बच्चों एक भी कैपिटल होगा ना, चाहे वो कैपिटल आर हो चाहे कैपिटल वाई हो, एक भी कैपिटल होगा तो वो वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो हो गया। इसको देखो, यहाँ भी आर है और ये वाई है, तो ये राउंड येलो। यहां मैं ऐसे क्रॉस बना देती हूँ, तो ये 5 हो गए। अब ये कैसा होगा बच्चों, सेकंड वाला। इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, इसके लिए ये ले लेते हैं ब्लू। तो ये देखो बच्चों कैसा होगा, यहाँ कैपिटल आर है ना, तो राउंड होगा, तो लिखते हैं राउंड। ठीक है, राउंड, बट कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है, और स्मॉल वाई का मतलब ये ग्रीन होगा। तो ये कैसा हो गया बच्चों, ये राउंड ग्रीन। तो इसका अभी हमें एक मिला। अब ये कैसा होगा, ये होगा राउंड येलो, तो इसके लिए तो रेड कलर ही ले लेते हैं। ये होगा राउंड येलो, ये यहां लिखते हैं। ये कैसा होगा बच्चों, देखो कैपिटल आर प्रेजेंट होना मतलब राउंड, लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है, मतलब ये ग्रीन होगा। तो ये हमारा होगा राउंड ग्रीन, और राउंड ग्रीन के लिए हमने ब्लू कलर लिया था, तो ये राउंड ग्रीन हो गया। तो यहां मार्क करते हैं। अब बच्चों इस वाले को देखो, ये भी हमारा कैसा है, ये राउंड येलो, क्योंकि कैपिटल आर भी प्रेजेंट है और कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है, तो ये राउंड येलो। अब ये देखो, कैपिटल आर भी प्रेजेंट है, कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है, डोमिनेंट फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये भी बच्चों कैसा होगा, राउंड येलो। तो इसको भी यहाँ राउंड येलो। अब ये देखो बच्चों कैसा होगा, इसके लिए मैं ग्रीन कलर ले लेती हूँ। आप ये देखो, अब कैपिटल आर नहीं है, तो कैपिटल आर नहीं है तो राउंड तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये कैसा होगा बच्चों, रिंकल्ड। ये होगा कैसा, रिंकल्ड, और कैपिटल वाई है मतलब रिंकल्ड येलो होगा। तो इसका एक तो ये हो गया बच्चों, रिंकल्ड येलो। अब ये कैसा, इसमें भी स्मॉल आ रहा है मतलब रिंकल्ड, और कैपिटल वाई, तो ये रिंकल्ड येलो। और अब इसको देखो बच्चों, ये कैसा होगा, कैपिटल आर है और कैपिटल वाई, तो राउंड येलो। और ये कैसा होगा हमारा, इसमें ब्लू कलर ले लेती हूँ, ये राउंड होगा क्योंकि कैपिटल आर है
और स्मॉल y होने की वजह से बच्चों ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन। तो ये हमारा राउंड ग्रीन। और ये कैसा होगा, ये हमारा बच्चों होगा स्मॉल r मतलब रिंकल्ड, और कैपिटल Y का मतलब येलो। तो ये हमारा हो गया रिंकल्ड येलो। और ये लास्ट वाले में बेटा ना तो हमारा क्या है, राउंड भी नहीं है क्योंकि कैपिटल R नहीं है, और कैपिटल Y नहीं होने की वजह से येलो नहीं होगा। तो ये हमारा होगा रिंकल्ड, ये होगा रिंकल्ड ग्रीन। तो ये कितना है, 1। तो बच्चों यहां हमारे कैसे दिख रहे हैं हमें, हमारा फिनोटाइप मतलब दिखने में कैसे हैं। ये हमारी बच्चों कौन सी जेनरेशन है, दिस इज F2 जेनरेशन। ये है F2 जेनरेशन। तो F2 जेनरेशन के प्लांट्स बच्चों रेशो हमें क्या मिलेगा, 9:3:3:1। ये बच्चों क्या है हमारा, ये हमारा है फिनोटाइपिक रेशो। ये क्या है, फिनोटिपिक रेशो। और कल हमने बच्चों डिस्कस किया था कि फिनोटिपिक रेशो क्या होती है, रेशो ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। वो रेशो जो हम, है ना, वो कैरेक्टर्स जो हम देख सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों, रेशो ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। फिनोटिपिक रेशो क्या होती है, रेशो ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो रेशो ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को आप क्या कहते हो बच्चों, फिनोटिपिक रेशो। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस बच्चों एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब वो क्रॉस जिसमें आप दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हो। तो यहाँ ये क्यों डाइहाइब्रिड का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ हमने दो कैरेक्टर्स को साथ में लिया है, और ये दो कैरेक्टर्स क्या हैं, सीड शेप और सीड कलर। तो दो प्लांट्स जो हमारे पेरेंट प्लांट्स हैं वो दो कैरेक्टर्स में डिफर करते हैं, एक सीड शेप और सीड कलर। ठीक है, तो हमने राउंड येलो और ग्रीन रिंकल्ड प्लांट्स लिए बच्चों। उसके बाद जो हमें F1 जेनरेशन प्लांट्स मिलते हैं वो सारे प्लांट्स कैसे थे, राउंड येलो। उन सब में राउंड येलो सीड्स थे बच्चों। तो राउंड येलो सीड्स का फर्स्ट जेनरेशन में अपीयर होना हमें ये बताता है कि राउंड रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है और येलो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, तो F1 जेनरेशन में बाद में हमें क्या करना है, F2 जेनरेशन के लिए हमें उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। और सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब नेचुरल पॉलिनेशन होने देना है, हम आर्टिफिशियली क्रॉस नहीं कराते। तो यहां पर एक एज्यूम कर लेते हैं कि मेल पेरेंट है और एक एज्यूम कर लेते हैं फीमेल पेरेंट है। तो बच्चों क्या होगा, देखो यहां ये गैमीट्स बनेंगे। तो हमें यहाँ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, R और Y को साथ में लेना है। तो कैपिटल R के साथ बच्चों क्या आ सकता है, कैपिटल Y। यहां हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि गैमीट्स में बच्चों नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल R या कैपिटल R स्मॉल r प्रेजेंट नहीं हो सकते थे क्योंकि ये गैमीट्स हैं। गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है। तो हम यहाँ दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ क्या था, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, गैमीट बनेगा तो हाफ होगा ना। तो यहाँ कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R के साथ स्मॉल y भी तो जा सकता था, तो एक गैमीट ये जाएगा। ऐसे ही स्मॉल r के साथ कैपिटल Y और स्मॉल r के साथ स्मॉल y। दूसरा पेरेंट भी बच्चों यही 4 टाइप्स के गैमीट्स बनाएगा। तो हमें जब हम जीनोटाइप लिखते हैं मतलब उनमें फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, तो हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं। तो ये हमारे बच्चों क्या हो गए, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब एक तरफ गैमीट्स लिखेंगे एक पेरेंट के, दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट के गैमीट्स लिखेंगे। जितने टाइप के गैमीट्स बनते हैं उतने ही रोज और कॉलम्स हमें बनाने होते हैं।
अब हम इनको जब मैच करेंगे और ये चार्ट को पूरा करेंगे तो बच्चों हमें रेशो क्या मिलती है? हमें मिलता है राउंड येलो कितने होते हैं बच्चों? राउंड येलो है 9, राउंड ग्रीन कितने हैं? 3, रिंकल्ड येलो कितने हैं? 3, और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं? 1। तो हमारी रेशो क्या हो गई? 9:3:3:1। ठीक है, तो हमारा रेशो क्या है? 9:3:3:1। ये हमारा बच्चों फिनोटिपिक रेशो है, और फिनोटिपिक रेशो का मतलब होता है रेशो ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सीड का शेप कैसा है आप देख सकते हो ना, सीड का कलर कैसा है वो भी आप देख सकते हो। तो बच्चों ये डाईहाइब्रिड क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 5 मार्क्स में आता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी कैसा होगा बच्चों, टॉल और शॉर्ट ट्रेट, और फिर राउंड सीड और रिंकल्ड सीड, ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। इंडिपेंडेंटली इनहेरिट का मतलब देखो बच्चों, अगर हम अभी हमने जो क्रॉस स्टडी किया, अभी हमने देखा था कि हमने क्रॉस लिया था बच्चों किसके बीच में? पेरेंट प्लांट्स कैसे थे? राउंड येलो, और कैसे थे? ग्रीन, सॉरी इसको मैं ठीक से ठीक करती हूँ इसकी स्पेलिंग, ग्रीन रिंकल्ड। ये बच्चों हमारे पेरेंट प्लांट्स थे। F1 जेनरेशन में, इसको लिख देती हूं मैं यहां, ये कैसे थे बच्चों? पेरेंट प्लांट्स। F1 जेनरेशन मतलब फर्स्ट जेनरेशन में हमें क्या मिला था? फर्स्ट जेनरेशन में हमें सारे प्लांट्स कैसे मिले? राउंड येलो। और F2 जेनरेशन में हमें क्या मिला? मतलब F2 जेनरेशन मतलब बच्चों सेकंड जेनरेशन। इस जेनरेशन में हमें 9:3:3:1 का रेशो मिला, और इसमें बच्चों हमारा 9 थे कैसे? राउंड येलो। 9 कौन से थे बच्चों? राउंड येलो। 3 कैसे थे? राउंड ग्रीन। और बाकी के 3 कैसे थे? ये 3 थे बच्चों रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, और एक कैसा था? एक था बच्चों रिंकल्ड ग्रीन, एक था हमारा रिंकल्ड ग्रीन, और इनका रेशो क्या था? 9:3:3:1। तो बच्चों हमने पेरेंट्स तो लिए थे जिनके सीड्स राउंड थे और येलो सीड्स के साथ थे, और दूसरा कैसा था? जिसके सीड्स ग्रीन कलर के रिंकल्ड सीड्स थे। तो F2 जेनरेशन में हमें पेरेंट्स जैसे ही कैरेक्टर्स नहीं मिले, हमें दूसरे कॉम्बिनेशन भी मिले। F2 जेनरेशन में हमें राउंड के साथ ग्रीन मिला और रिंकल्ड के साथ येलो मिला। तो इसका मतलब देखो, राउंड क्या है बच्चों? शेप, और ग्रीन क्या है? कलर। तो ये दोनों कैरेक्टर्स मतलब सीड शेप और सीड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर, ये दोनों कैसे हैं बच्चों? ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर ये बच्चों डिपेंडेंट होते ना, तो जो सीड राउंड है और येलो है तो वो हमेशा ही राउंड येलो सीड्स बनाता। यहां पर जरूरी नहीं है कि अगर एक सीड है तो वो येलो ही होगा। राउंड सीड येलो भी हो सकता है, राउंड सीड ग्रीन भी हो सकता है। मतलब सीड शेप का सीड कलर पर कोई डिपेंडेंस नहीं है। सीड शेप और सीड कलर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। उनका आगे इनहेरिटेंस भी इंडिपेंडेंटली होता है। ठीक है बच्चों, अगर कोई सीड राउंड है तो जरूरी नहीं है कि वो येलो ही होगा। हमने पेरेंट्स तो लिए थे राउंड येलो और ग्रीन रिंकल्ड,
बट ये जरूरी नहीं है कि ऑफस्प्रिंग्स भी कैसे होंगे, नए जनरेशन्स में भी राउंड के साथ येलो ही होगा। राउंड के साथ येलो सीड्स भी हो सकते हैं, राउंड के साथ ग्रीन सीड्स भी हो सकते हैं। तो सीड कलर और सीड शेप इंडिपेंडेंट है। ये तो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। अब ये एग्जाम्पल क्या है, इस एग्जाम्पल को भी देखते हैं। अब हमने जैसे मान लो 2 प्लांट्स लिए, अब हम इसको भी देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। हमने लिया एक पेरेंट प्लांट, कौन सा, जो टॉल है, ठीक है, टॉल है और राउंड सीड्स बनाता है, टॉल और राउंड सीड्स बनाता है। दूसरा कैसा है बच्चों, दूसरा है जो शॉर्ट है, दूसरा प्लांट शॉर्ट है और वो रिंकल्ड सीड्स बनाता है, ठीक है। तो F1 जनरेशन में अब आप बताओगे बच्चों कि कैसे प्लांट्स बनेंगे। हमने पढ़ा टॉल डोमिनेंट होता है शॉर्ट पर, तो F1 जनरेशन में हमें सारे टॉल और राउंड डोमिनेंट होता है रिंकल्ड के ऊपर, तो हमें F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे मिलेंगे, टॉल प्लांट होंगे जिनके सीड्स राउंड होंगे। तो F1 में तो बच्चों डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होगा, टॉल डोमिनेंट होता है शॉर्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हमें F1 में टॉल मिला और राउंड डोमिनेंट होता है रिंकल्ड के ऊपर, तो इसीलिए हमें राउंड मिला। बट F2 में क्या होगा, अब आप बता सकते हो। F2 में 9:3:3:1 रेशो होती है, तो 9:3:3:1, तो 9 कैसे होंगे, डोमिनेंट वाले पेरेंट जैसे। तो 9 हमें मिलेंगे टॉल राउंड, टॉल राउंड, इनकी रेशो, इनका नंबर होगा 9। और फिर बच्चों टॉल के साथ देखो, टॉल प्लांट राउंड भी हो सकता है, उसके सीड्स राउंड भी हो सकते हैं और उसके सीड्स रिंकल्ड भी हो सकते हैं। तो टॉल रिंकल्ड है ना, ये जो पेरेंट में प्रेजेंट नहीं थे वो 3 होंगे बच्चों। और फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अब देखो टॉल के साथ हमने दोनों कॉम्बिनेशन बना लिया, अब हम शॉर्ट के साथ दोनों कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो वो प्लांट जो शॉर्ट है बट राउंड सीड्स बनाते हैं, शॉर्ट है बट राउंड सीड्स बनाते हैं, ये भी कितने होंगे, 3। और अब शॉर्ट के साथ रिंकल्ड सीड्स भी तो बन सकते हैं, शॉर्ट रिंकल्ड, तो ये कितना होगा बेटा, 1। तो हमारी रेशो क्या हो जाएगी, 9:3:3:1। तो 9 कौन से होते हैं, डोमिनेंट पेरेंट जैसे, और रिसेसिव पेरेंट जैसा 1 होगा। बाकी फिर दोनों कॉम्बिनेशंस, जो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, नए कॉम्बिनेशन मतलब जो पेरेंट में नहीं थे, टॉल के साथ रिंकल्ड और शॉर्ट के साथ राउंड। तो यहां भी बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि हमारा प्लांट का हाइट और सीड का शेप वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। इसको मैं यहां लिख देती हूं कि प्लांट हाइट है ना, प्लांट का हाइट एंड सीड शेप आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या आप ये कह सकते हो आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते बच्चों। अगर ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते ना, तो एक टॉल प्लांट जो राउंड सीड्स बना रहा है वो हमेशा टॉल राउंड सीड्स बनाता क्रॉस कराने के बाद। तो यहां हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस डिफरेंट कैरेक्टर्स की इंडिपेंडेंट होती है। एक हम अपना एग्जाम्पल लेके देखें बच्चों, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा हेयर कलर हमारे ब्लड ग्रुप पर डिपेंड करता है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है ना, मान लो ए है, उसका हेयर कलर ब्लैक है ना, तो क्या ब्लड ग्रुप हेयर कलर पर डिपेंड करता है, ये 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और इनका इनहेरिटेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ये बच्चों मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम पढ़ते हैं। तो डाइहाइब्रिड का मतलब 2 कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो, तभी तो आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंस देखोगे। अगर आप मोनोहाइब्रिड कह रहे हो तो मोनोहाइब्रिड में तो आप एक ही कैरेक्टर स्टडी करते हो, और जब आप एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो तो क्या बात होती है डिपेंडेंस की, है ना। आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आप कहीं रहते हो, आप अकेले रहते हो। अगर आप अकेले रहते हो
तो क्या फिर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट? तब तो डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। बट हाँ, अगर आपके साथ कोई और रहता है तब आप बात करोगे कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो या आप उससे आप उसके ऊपर कैसे भी डिपेंडेंट नहीं हो। तो इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस की बात बच्चों हम कब करते हैं? जब हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों समझ में आ गया होगा। अब इसको हम अब आप इसको अच्छे से एक बार देखिएगा, बाद में रिवाइज करना। और ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने अभी बनाया था बच्चों, इस क्रॉस को आप अपने आप से बना के देखोगे, बिना देखे बना के देखना, ये इंपॉर्टेंट क्रॉस होता है। तो आप इसको अपने आप बना के देखोगे और प्रैक्टिस करोगे, 5 मार्क्स तक में डाई हाइब्रिड क्रॉस आता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, है ना, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। एक बात और बच्चों, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज पहले उसका एक बार वीडियो देखना, तो तब हम ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेट्स इनहेरिट जो होते हैं वो एक्सप्रेस कैसे होते हैं, मतलब दिखते कैसे हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे सारे कैरेक्टर्स के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है या जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमारा हेयर कलर कैसा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डीएनए, या मतलब हम क्या कह सकते हैं, जीन्स। हमारा ब्लड ग्रुप कैसा है, कौन डिसाइड करेगा? हमारे जीन्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है का मतलब वो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। जैसे हमने कहा हेयर कलर ब्लैक है, तो ब्लैक क्यों है? क्योंकि हमारे पास जीन होगा। तो हेयर कलर बच्चों एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। जैसे हमने बोला कि हेयर कलर ब्लैक है, और किसकी वजह से है? जीन की वजह से। तो उसके लिए कोई जीन होगी ना। ठीक है, अब ये जो जीन है, लेट अस अज्यूम ये हेयर कलर का जीन है, तो ये जो जीन है, ये जीन किसकी बनी हुई है? डीएनए की। इस डीएनए से, इस डीएनए में इंफॉर्मेशन है क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। तो हमारा हेयर कलर ब्लैक होता है, क्यों? क्योंकि एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो वो प्रोटीन प्रेजेंट होती है और प्रोटीन बनती है। अगर बच्चों प्रोटीन बन रही है तो हम कहेंगे क्या? कि जीन एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, तो जीन है और वो जीन एक प्रोटीन बना रही है। कौन सा प्रोटीन जिसकी वजह से हेयर कलर ब्लैक होता है? मेलानिन प्रोटीन होती है बच्चों। ये एक पिगमेंट है जो हमारे स्किन को, हमारे हेयर को, है ना, पिगमेंटेशन देता है, उसका कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जीन एक्सप्रेस हो रही है, मतलब जीन प्रोटीन बना रही है ना। तो जब एक जीन से यानी डीएनए से प्रोटीन बनता है तो आप उसको क्या कहते हो? आप बोलोगे कि जीन इज एक्सप्रेस्ड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने बोला बच्चों की हाइट, तो हाइट के लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो ग्रोथ हार्मोन, है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हाइट के लिए। तो उसके लिए कोई जीन होगा ना। तो अगर जीन है ना, जीन मतलब वो किसका बना है? डीएनए का। तो इंफॉर्मेशन है क्या बनाने के लिए? ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए। तो अगर जीन एक्सप्रेस होगा, मतलब वो प्रोटीन बना रहा है, ग्रोथ हार्मोन बना रहा है, तो हाइट बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, है ना। और अगर जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा, मतलब जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा मतलब जीन प्रोटीन नहीं बना रहा है। और अगर जीन प्रोटीन नहीं बना रहा बेटे, तो क्या बोलेंगे? जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। अब जीन हमारा कहाँ होता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और हमारे जीन्स बच्चों डीएनए के बने होते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारा जो सेल्यूलर डीएनए है, ये इंफॉर्मेशन सोर्स है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। तो सेल में जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं, जितने भी प्रोटीन सेल में बनते हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? डीएनए से। कौन सा डीएनए? जो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब क्या पूरा डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है? बच्चों जीन्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे जीन्स हैं, है ना, थाउजेंड्स में प्रेजेंट होते हैं।
तो अगर ये जीन्स बहुत सारे हैं तो जो हमारे ये जीन्स बच्चों क्रोमोसोम का पार्ट होते हैं। तो जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो हर क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जीन्स बेसिकली क्या है बेटा? एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक सेक्शन ऑफ डीएनए जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन है। तो जैसे मानो बच्चों ये एक क्रोमोसोम है, ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है? और ये भी किसका बना है बच्चों? क्रोमोसोम्स भी किसके बने होते हैं? डीएनए के बने हुए होते हैं। अब इस क्रोमोसोम में ये एक सेगमेंट है, ठीक है? ये इस क्रोमोसोम का एक पार्ट है और लेट अस अज्यूम ये पार्ट इंसुलिन प्रोटीन बनाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये इंसुलिन का जीन है। मान लो कि ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो कोई एंटीजन बनाता है। तो अगर ये कोई एंटीजन ब्लड ग्रुप के लिए बनाता है तो ये उसका जीन है। तो ये क्या होते हैं जीन्स बच्चों? ये एक सेगमेंट होते हैं डीएनए का जो जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है और उसको उसका जीन कहते हैं। जैसे मान लो ये सेगमेंट है और इस सेगमेंट से लेट अस अज्यूम मेलानिन बनता है। तो अगर इसमें मेलानिन बनाने की इंफॉर्मेशन है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये मेलानिन जीन है। क्यों? क्योंकि इस जीन में मेलानिन बनाने की इंफॉर्मेशन है। तो आई होप बच्चों ये समझ में आ गया आपको। तो जीन को आप कैसे डिफाइन करोगे? जीन इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए which has information or which provides information for synthesis of one protein, और उसको उसी प्रोटीन का हम जीन कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब ये देखो कि ये प्रोटीन्स कंट्रोल कैसे करते हैं कैरेक्टर्स को। तो फिर से इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। जैसे हमारे पास बच्चों जीन है ना? जीन किसके लिए? लेट अस अज्यूम फॉर ग्रोथ हार्मोन, फॉर ग्रोथ हार्मोन। तो अगर जीन है फॉर ग्रोथ हार्मोन तो वो क्या बनाएगा? वो प्रोटीन बनाएगा। और वो प्रोटीन क्या होगी बच्चों? ग्रोथ हार्मोन होगा, है ना? ग्रोथ हार्मोन क्या है? ये एक प्रोटीन है। तो जब ये प्रोटीन है ना ग्रोथ हार्मोन बनेगा तो हाइट बढ़ेगी, है ना? ग्रोथ होगा, ग्रोथ हैपन्स, और आप कह सकते हो कि हाइट बढ़ेगी। तो ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन एक्शन करेगी और ग्रोथ होगी। ऐसे ही इंसुलिन बच्चों, इंसुलिन जीन होगा, इंसुलिन जीन है तो इंसुलिन प्रोटीन बनेगी। लिखते हैं इसको यहाँ पर कि दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर बच्चों इंसुलिन जीन है, लेट अस अज्यूम इंसुलिन जीन है, तो इंसुलिन जीन में इंसुलिन प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन है, इसीलिए इस जीन से क्या बनेगा? इंसुलिन प्रोटीन बनेगी। और ये प्रोटीन बनेगी तो आपको पता है बच्चों इंसुलिन प्रोटीन क्या करती है? इंसुलिन प्रोटीन ब्लड शुगर लेवल को डाउन करती है। तो अब क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल इज लोअर्ड। तो ब्लड शुगर लेवल आप बोलोगे कि इज रेगुलेटेड। इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। तो प्रोटीन्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं, है ना? वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे ही जीन होगी बच्चों, वो जीन में उस प्रोटीन को बनाने का इंफॉर्मेशन है और उससे वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होता है। तो हमने दो एग्जाम्पल्स देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये जो हमने अभी एग्जाम्पल्स देखे वही एनसीईआरटी में लाइंस कैसे लिखी हैं। तो अब हम ये एनसीईआरटी की लाइंस को देख करके एक बार इसी कंसेप्ट को फिर से क्लियर करेंगे। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर ये एग्जाम्पल आएगा तो बच्चों ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको आता है। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, है ना? समझा कि जीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, प्रोटीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, ये हमने समझा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे अगर हमें ये मिलता है। तो पहले देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट देखो, प्लांट्स में भी होता है ना? प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट्स में भी बच्चों
ऐसे ही कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं। प्लांट्स के पास भी क्रोमोसोम्स होते हैं, प्लांट्स के पास भी जीन्स हैं, और वो जीन्स से प्रोटीन्स वैसे ही बनते हैं जैसे हमारी बॉडी में बनते हैं। तो अब देखो, प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा, और इन्हीं हॉर्मोन्स से ग्रोथ होती है जैसे हमारी बॉडी में होती है। अब प्लांट का हाइट डिपेंड्स ऑन, देखो, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। ठीक है, प्लांट में भी हाइट किस पर डिपेंड करेगी? हार्मोन पर डिपेंड करेगी। अब देखो, द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड, कि कितना हार्मोन बन रहा है, ये किस पर डिपेंड करेगा? विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट, कि वो हार्मोन बनाने वाला जो प्रोसेस है वो कितना एफिशिएंट है, उस पर डिपेंड करेगा कितना हार्मोन है। अब बच्चों, अगर एफिशिएंटली हार्मोन बन रहा है ना, प्रॉपरली हार्मोन बन रहा है, तो हार्मोन बनेगा और प्लांट की हाइट बढ़ेगी, प्लांट टॉल हो जाएगा। तो देखो, यही यहाँ लिखा है कि इफ दिस एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली, अगर ये एंजाइम अच्छे से काम कर रहा है, बन रहा है अच्छे से, तो क्या होगा? अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड और प्लांट विल बी टॉल। ठीक है, हार्मोन होगा तो प्लांट टॉल होगा। अब क्या हुआ, मान लो जीन में कोई चेंज आ गया। हमने कल की क्लास में बच्चों वेरिएशंस डिस्कस किए थे, याद करो कि कुछ वेरिएशंस होते हैं, हमने ऐसे डिस्कस किया था, कुछ वेरिएशंस कैसे होते हैं जो बहुत माइनर चेंजेस कॉज करते हैं, तो उनमें से सर्वाइवल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या होता है बच्चों कि इफ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज एन ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मतलब उसमें कोई चेंज आ गया है ना, उसकी वजह से एंजाइम थोड़ा सा लेस एफिशिएंट हो गया, मतलब जितने अच्छे से वो पहले काम करता था वो अब उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो हार्मोन क्या होगा बच्चों? कम बनेगा, और अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस। और जब हार्मोन कम बनेगा तो प्लांट की हाइट कैसी हो जाएगी? शॉर्ट होगी। या मान लो हार्मोन बन ही नहीं रहा, तो अगर हार्मोन नहीं बनेगा तो भी प्लांट का हाइट कम होगा। और हार्मोन नहीं बन रहा तो हम यही बोलेंगे बच्चों कि जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा। जीन का एक्सप्रेस होना मतलब वो कैरेक्टर दिखना। जैसे मान लो आपको स्कूल में कोई असाइनमेंट मिली, आपने वो असाइनमेंट करी है, तभी तो आप वो अपना काम करके दिखाओगे ना। और अगर आपने वो काम किया ही नहीं है तो आप क्या एक्सप्रेस करोगे, क्या दिखाओगे? ठीक है, तो ऐसे ही अगर जीन का काम क्या है, जीन का असाइनमेंट क्या है? प्रोटीन बनाना। अगर जीन प्रोटीन बना रही है मतलब जीन एक्सप्रेस हो रही है, उसने अपना काम किया है, और अगर अच्छे से काम करेगी तो क्या होगा? वो कैरेक्टर अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन अगर वो अच्छे से काम नहीं करती है तो कैरेक्टर अच्छे से एक्सप्रेस नहीं होगा। और हम कहते हैं क्या? दस जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट्स। तो बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे आता है? हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स, या कैरेक्टर्स कैसे कंट्रोल होते हैं, या जीन्स कैरेक्टर्स को या ट्रेट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो अब आई होप बच्चों समझ में आ गया। आप पहले बताओगे कि जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, और ये जीन्स प्रोटीन्स बनाते हैं। अगर जीन्स एफिशिएंटली प्रोटीन बनाते हैं तो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। और आप एग्जाम्पल किसका लोगे? प्लांट हार्मोन का। तो प्लांट हार्मोन ग्रोथ ट्रिगर करते हैं। अगर हार्मोन अच्छे से बन रहा है, एफिशिएंटली बन रहा है, तो प्लांट टॉल होगा। और अगर प्रोटीन में कोई, जीन में कोई चेंज आता है तो प्रोटीन में भी चेंज होगा और वो एंजाइम लेस एफिशिएंट होगा, या ये भी हो सकता है बच्चों वो बने ही ना। तो ऐसे केस में हार्मोन का अमाउंट कम होगा, और जब हार्मोन का अमाउंट कम होगा तो प्लांट का हाइट, हार्मोन ही नहीं है तो प्लांट का हाइट छोटा रह जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों कि जीन्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको अच्छे से रिवाइज करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द डीएनए ऑफ प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, हम लोगों में, आप लोगों में बच्चों, इसमें दोनों पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मेल पेरेंट होगा और फीमेल पेरेंट होगा। बेटा, हम लाइफ प्रोसेस भी करेंगे। ये चैप्टर कल हमने एक क्लास ली थी, बस ये चैप्टर और
पूरा हो जाए, आज की क्लास में पूरा हो जाएगा, फिर हम लाइव प्रोसेस करेंगे। अब देखो बेटा कि दोनों पेरेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, मेल पेरेंट से भी और फीमेल पेरेंट से भी। और हमने इसकी कल एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जैसे ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले बच्चों, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मेल पेरेंट के पास, और फीमेल पेरेंट के पास भी कितने होते हैं? 46। जब गैमीट्स बनते हैं, जब मेल पेरेंट गैमीट बनाता है, जैसे ये क्या है बच्चों, ये इसको ये मान लेते हैं कि मेल पेरेंट है और ये बच्चों फीमेल पेरेंट। तो इस केस में क्या होगा, जब गैमीट्स बनेंगे, फीमेल पेरेंट बच्चों एग सेल बनाते हैं, है ना, और एग सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और यहाँ भी 46, तो यहाँ भी बच्चों 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो दोनों पेरेंट्स के जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं, तो फ्यूजन से जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, और इस जाइगोट के पास वापस से कितने क्रोमोसोम्स आ जाएंगे? 46 क्रोमोसोम्स। तो ये जो हमारे पास बच्चों 46 क्रोमोसोम्स है ना, 46 क्रोमोसोम्स में से हमारे पास 23 आते हैं हमारे मेल पेरेंट से, और 23 हमें मिलते हैं फीमेल पेरेंट से। यही लाइन बच्चों एनसीईआरटी में लिखी है, ध्यान से देखो इसको, बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली। ठीक है, दोनों पेरेंट्स से बच्चों बराबर बराबर क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो दोनों पेरेंट्स इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन बींग्स में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और दोनों पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं एक कॉपी ऑफ द सेम जीन। जैसे इसको भी हमने कल डिस्कस किया था, जैसे एक जीन है, मान लो बच्चों कि ब्लड ग्रुप का जीन, तो ब्लड ग्रुप का अगर हम एक जीन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल में अगर हम ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, तो ब्लड ग्रुप के लिए मान लो कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ए बी अगर ब्लड ग्रुप है तो उसको एक पेरेंट से तो ए के लिए मिला और दूसरे पेरेंट से उसको बी के लिए मिला। तो हमारे पास ये बच्चों मेंडल ने भी बोला था क्या, कि हमारे पास हर कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं। For this mechanism to work, each germ cell must have only one gene set. मतलब germ cell मतलब बच्चों ये गैमीट्स की बात हो रही है, गैमीट्स को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? जर्म सेल। गैमीट्स आर कॉल्ड जर्म सेल्स। ठीक है, तो इनके पास जर्म सेल के पास कितना होना चाहिए? ओनली 1 जीन सेट, क्योंकि अगर गैमीट्स में भी पेरेंट जितने क्रोमोसोम्स होते तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगली जनरेशन में डबल हो जाता। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 रहे, इसीलिए जर्म सेल्स यानी गैमीट्स के पास बच्चों नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां देखो बच्चों, ईच जीन सेट इज प्रेजेंट नॉट एज सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। देखो बच्चों हमारे पास बहुत सारे जीन्स हैं और वो जीन्स का एक सेट है, तो क्या हमारा एक पूरा लंबा डीएनए होता है उसी पे सारे जीन्स प्रेजेंट हैं? ऐसा नहीं होता बच्चों। हमारे पास अगर हम एक सेट ऑफ जीन्स की बात करते हैं तो वो एक सेट ऑफ जीन्स 23 क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है, मतलब जीन्स ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऐसे समझ लो कि जितने भी हमारे जीन्स हैं उनको हमने 23 लाइंस में खड़ा कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं बच्चों? 23 क्रोमोसोम्स एक गैमीट में होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स किस में होते हैं? इन अ गैमीट, या आप कह सकते हो कि इन अ जर्म सेल। गैमीट और गैमीट को आप क्या कहते हो? जर्म सेल। तो एक जर्म सेल में जो भी बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं और उन पर प्रेजेंट जो जीन्स होते हैं उसको हम कहते हैं 1 जीन सेट। तो एक जीन सेट का मतलब है कि हम एक हेप्लॉइड सेट की बात कर रहे हैं। हेप्लॉइड सेट मतलब गैमीट्स में हाफ नंबर है। ठीक है, तो वो 23 क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे जितने भी जीन्स हैं वो 23 क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो एक जो इंडिपेंडेंट पीस है उसको आप एक क्रोमोसोम कहते हो। एक गैमीट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। एक जाइगोट में कितने होते हैं? 46। तो हर सेल के पास
2 कॉपी होंगी हर क्रोमोसोम की, 1 ईच फ्रॉम मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। जैसे बच्चों हमने कहा कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है बच्चों? 46 क्रोमोसोम्स का मतलब होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये कैसे होता है बेटा? जैसे मान लो फर्स्ट पेयर है, तो ये फर्स्ट पेयर ऑफ, इसको एक काम करते हैं, अलग अलग कलर से दिखाते हैं। तो जैसे बच्चों मान लो फर्स्ट पेयर है, तो मैं ऐसे बना देती हूँ। हमारे पास क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं। अभी मैं कन्वीनियंस के लिए बच्चों केवल 4 पेयर्स दिखा रही हूँ। तो जैसे ये फर्स्ट पेयर है, तो फर्स्ट पेयर में बच्चों एक फादर से मिला क्रोमोसोम, एक मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे बच्चों? 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स। तो ये क्या है बच्चों? जैसे ये हमारा फर्स्ट पेयर है, ये कैसा पेयर है? ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, ये फोर्थ पेयर है। ठीक है, तो यहां क्या है बच्चों? हर पेयर में, ठीक है, हर पेयर में एक मिला होता है हमें फादर से, मतलब पैटर्नल है, और एक मदर से मिलता है। एक फादर से मिला, एक मदर से मिला, एक फादर से मिला, एक मदर से मिला, एक फादर से मिला, एक मदर से। तो ऐसे ही जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स हैं, हमारे पास 23 पेयर्स हैं बच्चों। हर पेयर में एक फादर का, एक मदर का, एक फादर का, एक मदर का। ऐसे नहीं होता है कि क्रोमोसोम्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों कि हर सेल में 2 कॉपीज हैं हर क्रोमोसोम की, और उनमें से एक मिलता है फादर से और एक मिलता है मदर से। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। और हर जर्म सेल, है ना, देखो यहाँ क्या लिखा है बच्चों? एवरी जर्म सेल विल टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर। हर पेयर से एक क्रोमोसोम जाएगा। वो फादर का भी हो सकता है, मदर का भी हो सकता है। ठीक है, इसको बेटा कैसे समझोगे? ये इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हमने F1 जेनरेशन कैसा बनाया था बच्चों? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, फिर हमने कैसे बनाया था बच्चों? हमने 4 कॉम्बिनेशंस बनाए थे ना। कैसे बनाया था? कैपिटल R के साथ कैपिटल Y जा सकता था, कैपिटल R के साथ स्मॉल y जा सकता था, स्मॉल r के साथ कैपिटल Y, और स्मॉल r के साथ स्मॉल y। तो जिस समय गैमीट्स बनते हैं, ये हमने क्या बनाए थे बच्चों? ये गैमीट्स बनाए थे। तो जब गैमीट्स बनते हैं ना, तो हर पेयर का, जैसे ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, इस पेयर में एक फादर से मिला हुआ होगा। लेट अस अज्यूम ये फादर से मिला, ये मदर से मिला। इस पेयर में भी एक फादर से मिला, एक मदर से मिला। तो जब गैमीट बनेगा ना बच्चों, तो इस पेयर का कोई भी पैटर्नल भी जा सकता है और मैटर्नल भी जा सकता है। तो इसीलिए हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और जब ये जर्म सेल्स यानी गैमीट्स कंबाइन करेंगे, तो वापस से नॉर्मल नंबर क्रोमोसोम्स का हो जाता है। और इसी से स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए एक स्पीशीज में बना रहता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में बच्चों 46 क्रोमोसोम्स हैं, है ना। हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों में भी 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे, और जब से हम हैं तब से भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कैसे ये नंबर मेंटेन्ड रहता है। मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट के पास बच्चों कितने क्रोमोसोम? 46। फीमेल पेरेंट के पास कितने क्रोमोसोम? 46। जब ये जर्म सेल यानी गैमीट्स बनाएंगे, है ना, जब क्या बनेगा? गैमीट्स, तो 23 गैमीट्स में नंबर हाफ हो जाएगा। और जब ये गैमीट्स फ्यूज करेंगे बच्चों, तो फ्यूजन से क्या होगा? वापस से 46 नंबर रिस्टोर हो जाएगा। तो ऐसे ही करके स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए रहती है, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, चाहे कितनी भी जेनरेशन हो, हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। हम लोगों में 46, हमारे पेरेंट्स के पास 46, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास 46, उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स के पास 46। तो सबके पास जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन कितना क्रोमोसोम रहने वाला है? 46। तो आई होप बच्चों ये समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन।
तो कैसे नेचुरली ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा? तो बच्चों कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कुछ रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स में बच्चों टर्टल्स हैं, है ना, टर्टल्स होते हैं। तो टर्टल्स के केस में बच्चों क्या होता है कि टू सम एक्सटेंट, है ना, एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है, और इस एनवायरमेंट में पर्टिकुलरली बच्चों टेम्परेचर डिसाइड करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसका हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया है रेप्टाइल्स का, ठीक है। तो टेम्परेचर कुछ ऑर्गेनिजम्स में टू सम एक्सटेंट सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। अब स्नेल्स का एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों, ये आपको याद रखना है कि इन दिस केस सेक्स चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर सेक्स चेंज पॉसिबल है तो इसका मतलब स्नेल्स के केस में जेनेटिक डिटर्मिनेशन पॉसिबल, मतलब जेनेटिक डिटर्मिनेशन नहीं होता सेक्स का। सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, इट इज डिपेंडेंट ऑन टू सम एक्सटेंट मे बी एनवायरमेंट। तो यहां पर वैसे स्नेल्स में बच्चों दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। तो स्नेल्स जो होते हैं वो कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दे आर हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट, और आप इसको बाइसेक्सुअल भी कह सकते हो। तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। तो सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स। तो आपको ये याद रखना बच्चों, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के। ह्यूमन बीइंग्स में बच्चों सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेक्स कैसा होता है? दिस इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा वो उसके क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास बच्चों कितने क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं? हमारे पास होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये 46 क्रोमोसोम्स में हमारे बच्चों 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं क्या? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब ये हमारे बॉडीली कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब ये सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले नहीं करते। बट जो हमारा लास्ट पेयर होता है ना, 2 क्रोमोसोम्स, जो हमारे 2 क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये क्या है बच्चों? ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम्स में मेल्स में क्या होता है बच्चों? मेल्स में XY होता है। तो मेल्स कैसे होते हैं? लास्ट पेयर की बात हो रही है बच्चों, ये लास्ट 2 क्रोमोसोम्स, लास्ट पेयर। तो लास्ट पेयर बच्चों मेल्स में क्या होता है? XY, और फीमेल्स में क्या होता है? XX। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास देखो 44 प्लस XY है तो ये ऑर्गेनिज्म बच्चों कैसा होएगा? ये ऑर्गेनिज्म मेल होगा। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास 44 प्लस XX कंडीशन है तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क्स तक में आता है, तो इसको हम शो कैसे करेंगे? देखो बच्चों, मेल इंडिविजुअल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट अस अज्यूम दिस इज मेल पेरेंट XY, ठीक है। इसको मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। तो यहां पर ये क्या है बच्चों? मेल पेरेंट, मेल पेरेंट, और मेल पेरेंट XY, फीमेल पेरेंट बच्चों XX। तो ये क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है? मेल, फीमेल पेरेंट। अब देखो बच्चों, मेल पेरेंट 2 तरह के गमीट्स बनाता है। मेल पेरेंट के गमीट्स होते हैं X और Y, ठीक है। स्पर्म्स बनते हैं तो उनमें 50% ऑफ स्पर्म्स बनते हैं जिनमें X क्रोमोसोम होता है, और 50% ऑफ स्पर्म्स बनते हैं जिनमें Y क्रोमोसोम होता है। जबकि फीमेल्स के पास तो बच्चों दोनों ही X क्रोमोसोम है। तो दोनों ही अगर X क्रोमोसोम होंगे तो बेटा क्या होगा? जितने भी एग सेल प्रोड्यूस होंगे वो कैसा होगा? सब में X क्रोमोसोम होगा, ठीक है। मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस 2 types of gametes, 2 types of sperms. Half of the sperms have X chromosome or half of the sperms have Y chromosome.
और फीमेल पेरेंट में बच्चों क्या होता है, केवल एक्स प्रेजेंट होता है, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है ना। तो अब क्या होता है, ये क्या बन रहे हैं बच्चों, ये एग सेल है। तो जितने भी फीमेल्स में एग बनते हैं वो कैसे होते हैं, विद एक्स क्रोमोसोम। और मेल पेरेंट में क्या बनता है बच्चों, मेल पेरेंट में बनता है स्पर्म। तो मेल पेरेंट्स में दो तरह के स्पर्म्स बनते हैं। अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ स्पर्म्स कंटेन एक्स क्रोमोसोम, 50% ऑफ स्पर्म्स कंटेन वाई क्रोमोसोम। अब जब बेटा फर्टिलाइजेशन होगा तो इसको देखो, मैं दूसरा कलर लेती हूं यहां पर। अब देखो, जैसे ये एग सेल अगर इस स्पर्म के साथ फ्यूज करेगी तो क्या कंडीशन होगी बच्चों, एक्स एक्स। तो जब XX कंडीशन होती है तो फीमेल चाइल्ड इज बॉर्न। तो इस केस में क्या होगा, फीमेल चाइल्ड। अब अगर ये एग सेल इस Y वाले स्पर्म के साथ फ्यूज होता है तो इस केस में बच्चों कंडीशन क्या हो जाएगी, XY, और हम क्या बोलेंगे कि मेल चाइल्ड इज बॉर्न। तो बच्चों ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम्स। और सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको 3 मार्क्स में मिलता है। तो आप इसी फ्लो चार्ट की हेल्प से आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको पेरेंट्स दिखाने हैं, उनका क्रोमोसोमल कंपोजिशन दिखाना है। मेल पेरेंट XY, फीमेल पेरेंट XX होता है। मेल पेरेंट में 50% ऑफ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% ऑफ स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम, और एग सेल्स में एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, अगर एग सेल एक्स वाले स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो XX कंपोजिशन होगा, और XX का मतलब फीमेल चाइल्ड होगा। और अगर एग सेल वाई वाले स्पर्म के साथ बच्चों फ्यूज करेगा तो XY कंपोजिशन होगा और मेल चाइल्ड बॉर्न होगा। तो आई होप बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमने जेनेटिक्स वाला चैप्टर बच्चों 2 क्लासेस में कंप्लीट किया है। आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, ये जेनेटिक्स चैप्टर बच्चों ये हमने कर लिया है। और जो केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कर लिया, चैप्टर 2 भी हमने कर लिया है, चैप्टर 2 हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हमने कर लिया है, और हमने बायो का एक चैप्टर जेनेटिक्स किया है। अब हम चैप्टर 1 नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और आप लोग बच्चों ये वीडियोस को देखना, अगर आपको रिवाइज करना हो और अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में लिखना, हम वो डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे। और कल भी मैं इसी टाइम पर क्लास रखूंगी 10 to 11। तो कल फिर मिलेंगे। आप लोग कल की क्लास से पहले आप लोग अच्छे से ये वाला चैप्टर पढ़ना, और खूब पढ़ो बच्चों। हाफ ईयरली एग्जाम्स आप लोगों के आ रहे हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। और अभी मैं क्लास एंड करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपके डाउट्स हैं तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं वो भी आप मुझे बताना, तो हम अकॉर्डिंगली क्लास शेड्यूल करेंगे। तो अभी मैं क्लास एंड कर रही हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, गॉड ब्लेस यू।